विधवा औरत हुई गर्भवती। सोनाली नई नई दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। उसकी अरेंज मैरिज हुई थी और आज वो बहुत ही खुश थी क्योंकि आज वो अपने हाथों से अपने पति के लिए सेवई और पूरी बनाई थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। सोनाली का पति जब काम करके शाम के समय घर आ रहा था तो कुछ मनचले शराबी लड़के शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए सोनाली के पति को टक्कर मारकर वहां से भाग जाता है और सोनाली के पति वहीं पर तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देते हैं। इस घटना से सोनाली की जिंदगी पूरी तरह से बिखर जाती है। सोनाली किसी तरह इसे भगवान की मर्जी समझकर विधवा बनकर अपने ससुराल में ही रहने लगती है और घर चलाने के लिए वो एक सेठानी के घर काम करने लगती है। अरे सोनाली, ये ले, ये कुछ फल है, तू इसे जाते वक्त अपने साथ ले जाना। मेरे घर में इसे खाने वाला कोई नहीं है। ठीक है मालकिन। सोनाली दिल की बहुत ही अच्छी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी और वो आज भी मालकिन से मिले सभी फलों गरीब बच्चों में बांट देती है। सोनाली दीदी, आप हमेशा हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आती हैं और हम सबको खिलाती हैं, लेकिन आप खुद क्यों नहीं खाती? तुम लोगों को यूँ खुश देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। सोनाली की मालकिन कोकिला भी बहुत ही अच्छी थी। वो सोनाली को बहुत मानती थी। अरे सोनाली, तू आ गई? अच्छा हुआ आज तू जल्दी आ गई। अब जल्दी जल्दी तू ये सारा खाना तैयार कर दे। आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं और मैंने सुना है तू मेकअप भी बहुत अच्छा कर लेती है, तो जाकर पहले गुड़िया को भी तैयार कर दे, उसके बाद सारा काम देख लियो, कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। अरे मालकिन, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूंगी। आप बस बैठकर मेहमानों के आने का इंतजार कीजिए। ठीक है, जब लड़के वाले आ जाएंगे फिर तुम गुड़िया को लेकर आ जाना। उसके बाद उसकी मालकिन कोकिला ड्राइंग रूम में बैठने चली जाती है। तभी कोकिला की सास कहती है, अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे शुभ घड़ी में तो उस मनहूस विधवा को आज भी काम पर बुला ली। माँ जी, जमाना बदल चुका है, ये सब कुछ नहीं होता। और सोनाली तो कितनी नेक दिल महिला है। अब भगवान ने उसे उसका पति छीन लिया, इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? उसे हम सबकी तरह ही जीवन जीने का पूरा हक है। और आप चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छे से होगा, कुछ भी अशुभ नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ हाथ बटाने वाली सोनाली जो है। उसके बाद उसकी सास मुंह बनाते हुए बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। आजकल के बच्चों को तो अच्छी बात जैसे समझ में ही नहीं आती है। पता नहीं कब ये मनहूस हमारे घर से जाएगी। कुछ ही देर में लड़के वाले आते हैं और गुड़िया को पसंद करके शादी की डेट फिक्स करके वहाँ से चले जाते हैं। देखा माँ जी आपने, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया और तो और हमारी बेटी की शादी भी तय हो गई। अब तो आप खुश है ना माँ जी? हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। हम चाहे कुछ भी कर ले, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा ना बहू। तुम्हें तो सिर्फ वो सोनाली ही दिखेगी। पता नहीं उसने तुम पर कौन सा काला जादू कर रखा है। कोकिला अपनी सास से ज्यादा बहस नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। सोनाली भी अपना काम खत्म करके सेठानी से पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन जब सोनाली बाजार से सब्जी लेकर घर वापस आ रही थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये किसके रोने की आवाज आ रही है? ये आवाज तो उस पेड़ के पीछे से आ रही है, मुझे चलकर देखना होगा। सोनाली जब वहाँ जाती है तब देखती है कि एक गर्भवती परी घायल अवस्था में तड़प रही है। सुनो बहन, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। परी लोक पर कामाक्षी नाम की चुड़ैल ने अचानक से हमला कर दिया, जिस वजह से मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ और मेरी जादुई छड़ी भी चुड़ैल ने छीन ली है। मैं बिना जादुई छड़ी के नहीं बच पाऊंगी। आप चिंता मत करिए परी जी, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं आपको यहाँ के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी, जहाँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं बहन, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और बिना जादुई छड़ी के मेरा बचना नामुमकिन है। अगर मैं मर गई तो मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। कृपया करके तुम मेरे बच्चों को अपनी कोख में ले लो। पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक विधवा औरत हूँ, फिर मैं कैसे ये कर सकती हूँ? प्लीज बहन, मना मत करना। मैं अपने बच्चों को अपने साथ नहीं मरने देना चाहती हूँ, मैं उन्हें जन्म देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई मोती है, इसे खाते ही मेरे बच्चे तुम्हारे पेट में आ जाएंगे। सोनाली बहुत ही दुविधा में फंस जाती है। अगर मैं इन बच्चों को अपने कोख में ले लूंगी फिर तो लोग मेरे बारे में कितना गलत सोचेंगे।
वैसे भी मैं पहले से ही विधवा होने का ताना सुनते आ रही हूँ, लेकिन इन सब में भला इन बच्चों का क्या दोष है? अगर मेरी वजह से इनकी जान बच पाती है तो मैं ये जरूर करूँगी। वैसे भी मेरे जीने का मेरे पास कोई मकसद नहीं है, शायद यही मेरे जीने की मकसद बन जाए। ये सोचकर सोनाली परी के हाथ से वो मोती लेकर खा लेती है। फिर एक चमकदार रोशनी परी के कोख में से निकलकर सोनाली के कोख में समा जाती है और उसका पेट एक गर्भवती औरत के जैसा हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, तुम एक बहुत ही नेक दिल औरत हो और मुझे पूरा यकीन है तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखोगी। अब मैं सुकून से मर सकूंगी। अब तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ, वरना वो चुड़ैल मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर ना आ जाए। जल्दी जाओ बहन। उसके बाद सोनाली वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन गांव में सभी औरतें सोनाली को गर्भवती देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये तो विधवा सोनाली है ना, लेकिन ये गर्भवती कैसे हो गई? मैं तो इसे बहुत ही अच्छी औरत समझती थी, लेकिन ये तो बहुत ही घटिया चरित्रहीन औरत निकली। सही कहा बहन, अगर ऐसी औरत हमारे गांव में रहेगी तो हमारे बच्चों पर इसका कितना गलत असर पड़ेगा। हमें आज ही मुखिया से कहकर इसे गाँव से बाहर निकलवाना होगा। ये बात सुनकर सोनाली दुखी होकर घर में आकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? पहले ही लोग मेरी विधवा होने के ताने दिया करते थे, अब तो लोग मेरी दामन पे भी चरित्रहीन होने का दाग लगा रहे हैं। आज के समय में किसी की मदद करना महापाप के बराबर हो गया है। सोनाली रोते रोते उस दिन जमीन पर ही सो जाती है और फिर अगली सुबह, अरे सुबह हो गया। मैंने इन बच्चों को अपने घर में तो रख लिया है, लेकिन इसके पालन पोषण के लिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर सोनाली कोकिला सेठानी के घर चली जाती है। सोनाली को इस हालत में देखकर सेठानी सहित उसका पूरा घर वाला चौंक जाता है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे छी छी, अरे करम जली, ये सब क्या है? एक विधवा होते हुए तुम्हें ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? देख लिया ना बहू इस चरित्रहीन औरत की सच्चाई, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा इससे दूर रहने के लिए कहती थी। और सुन, आज के बाद से तुझे हमारे घर काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुझे देखकर लोग हमें भी गलत समझेंगे, समझी? कोकिला भी ये सब देखकर कुछ भी नहीं बोल पाती है और कोकिला की सास सोनाली को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है और इधर गांव वाले भी मिलकर उसे गांव से निकाल देते हैं। सोनाली रोते हुए वहाँ से चली जाती है और एक जंगल में जाकर कहती है, हे भगवान, तू ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? मैंने कल रात से ही कुछ भी नहीं खाया और ये बच्चे भी तो भूखे होंगे। मैं जंगल में थोड़ी और अंदर जाती हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। सोनाली पूरा जंगल छान मारती है, लेकिन उसे उस जंगल में एक सेब के पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ दिनों तक तो सोनाली सेब खाकर ही अपना गुजारा करती है, लेकिन कुछ दिन बाद उस पेड़ का सेब भी खत्म हो जाता है और सोनाली को फिर से बिना कुछ खाए 2 दिन हो जाता है। सोनाली को प्रसव पीड़ा भी होने लगती है। सोनाली किसी तरह से एक पेड़ के नीचे जाकर परी के 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है और कमजोर होने की वजह से सोनाली बेहोश हो जाती है और परी की दोनों बच्चियां रोने लगती है। तभी वहाँ पर वही परी अपने भाई के साथ आती है। अरे ये तो यहाँ है, मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भाई ये तो बेहोश हो गई है, हमें जल्दी से इसे होश में लाना होगा, वरना इसकी जान भी जा सकती है। परी अपनी जादुई छड़ी से सोनाली को बिल्कुल ठीक कर देती है। परी को जिंदा देखकर सोनाली बहुत खुश होती है। अरे परी जी आप, मैं तो समझी थी कि आपकी मृत्यु हो गई, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक हैं। आपने कहा था कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो क्या आपने मुझसे झूठ कहा था क्या? नहीं सोनाली, जब तुम वहाँ से चली गई थी तब मेरा भाई और मेरी की सभी परी साथियाँ मिलकर उस चुड़ैल को मारकर उससे मेरी जादुई छड़ी छीनकर मेरे पास लेकर आए। अपनी जादुई छड़ी की शक्तियों से मैं ठीक हो गई। उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। एक विधवा औरत का यूँ अचानक से गर्भवती होने की वजह से गांव वालों ने मुझे चरित्रहीन बोलकर गांव से भगा दिया, जिसके बाद मैं इस जंगल में आकर इधर उधर भटकने लगी। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं बहन? एक विधवा औरत होने के बावजूद भी तुमने मेरी इतनी मदद की। तुमने मेरी वजह से बहुत कष्ट उठाए और फिर मेरी दोनों बच्चियों को सही सलामत जन्म दिया। तुम
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से आगे की जिंदगी खुशहाली के साथ जियोगी। इतना कहकर परी अपने भाई बड़ा से शादी करने का प्रस्ताव सोनाली के सामने रखती है। सोनाली परी के भाई को देखती है तो वो उसे बहुत ही दयालु और ईमानदार लगता है। मेरी परी दीदी ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया। तुम एक बहुत ही बहादुर, एक नेक दिल महिला हो और मुझे तुम जैसी ही एक जीवन साथी की तलाश थी जो सबकी मदद कर सके। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोनाली शादी के लिए मान जाती है और फिर परी के भाई के साथ सोनाली की शादी हो जाती है, जिसके बाद सोनाली अपने पति के साथ महल में खुशी खुशी रहने लगती है। जादुई आईना और बदसूरत काली बहन। एक समय की बात है, गंगापुर गांव में अर्चना नाम की एक लड़की अपनी माँ शांति और अपने भैया और भाभी के साथ रहा करती थी। वैसे तो अर्चना एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की थी और वो हमेशा लोगों की मदद किया करती थी, लेकिन अर्चना दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत और काली थी, जिसकी वजह से आज तक उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं आया था। और जो कोई भी अर्चना को देखने के लिए उसके घर आता था, वह भी अर्चना का चेहरा देखकर वहां से चला जाता था, जिस वजह से अर्चना की भाभी रूपवती उसे हमेशा ताने मारा करती थी और उसे बुरा भला कहा करती थी। ऐसे ही आज भी देख लिया ना जी आपने, आज इसके मनहूस चेहरे की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। अरे आज तक तो यही होता आया है, जो भी कोई रिश्ता लेकर आता है इसका चेहरा देखकर उल्टे पांव वापस भाग जाता है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तुम्हारी बहन पैदा हुई होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा रूपवती। मुझे भी बस इसी बात का अफसोस है कि मैं इसका भाई हूँ। अरे इसकी वजह से मैं समाज में सर उठाकर भी नहीं चल सकता। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है कि मैं अभी तक अपनी बहन की शादी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता कि इसकी वजह से हमारी कितनी बार नाक कट चुकी है। अपने बेटे और बहू की ऐसी बातें सुनकर शांति कहती है, अरे अब बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम दोनों कब से मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हो। अरे इन सब में उस बेचारी बच्ची का क्या दोष है? वो तो भगवान ने उसे ऐसा बनाकर भेजा है, वरना तो मेरी बेटी के अंदर गुणों की कोई कमी नहीं है। और ये बात तुम्हारी पत्नी से अच्छा और कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि घर के सारे काम तो मेरी बेटी अर्चना ही करती है ना, फिर चाहे वो खाना बनाना हो या फिर बाहर का कोई और दूसरा काम हो। बस करिए माँ जी। माँ बस करिए, भैया भाभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी वजह से इन लोगों को सबके सामने कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। इसलिए कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि काश अगर मैं होती ही नहीं तो शायद आप लोगों को ये सब कुछ नहीं सहना पड़ता। अर्चना बेटी, ये तू कैसी बातें कर रही है? अरे तू तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है मेरी बेटी, इसलिए आज के बाद खबरदार जो तूने ऐसी बातें की तो। और गोपाल तू, और अगर आज के बाद तूने और तेरी पत्नी ने मेरी बेटी के बारे में अगर एक भी शब्द कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम दोनों? अरे माँ जी, आपको क्या पता, कल को जब इससे कोई शादी नहीं करेगा तो क्या ये जिंदगी भर हमारे सर पर ही बैठी रहेगी? क्योंकि इसकी शक्ल देखकर मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई शादी करेगा। और हमें भी तो अपना परिवार देखना है, हम जिंदगी भर इसके पीछे तो नहीं लगे रह सकते हैं ना। अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर अर्चना को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। और कुछ देर पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो वापस अपने घर आ जाती है और बिना किसी से कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चली जाती है। और अगली सुबह जब अर्चना नहाकर आती है तो वो देखती है कि उसके कमरे में टंगा हुआ शीशा वहाँ से गायब होता है। इसलिए जब वो बाहर जाकर इस बारे में अपनी माँ और भाभी से पूछती है तो उसी समय उसकी भाभी कहती है, अरे माँ जी से क्या पूछ रही हो? तुम्हारे कमरे का शीशा मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे कमरे का शीशा कल रात ही टूट गया था, इसलिए मैंने तेरे कमरे का शीशा अपने कमरे में लगा लिया। वैसे भी तुझे शीशे की क्या जरूरत है? कौन सा तू हूर की परी दिखती है? रूपवती तो फिर से शुरू हो गई। अरे ये जो तू मेरी बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करती है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और एक दिन तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अपनी भाभी की हरकत की वजह से अर्चना एक बार फिर से दुखी हो जाती है। उसी समय शांति कहती है, बेटी अर्चना तू परेशान मत हो, ऐसा कर ये ले पैसे और बाजार जाकर
अपने लिए एक सुंदर सा शीशा लेकर आ जा। और वो पैसे लेकर अर्चना बाजार की ओर शीशा खरीदने के लिए चल देती है। उसी समय अर्चना रास्ते में सोचती है, वैसे भाभी बिल्कुल सही कह रही थी, मैं आखिर शीशा देखकर क्या ही करूँगी। मेरा ये बदसूरत रूप कौन सा शीशा देखने से सुंदर हो जाएगा। खामखा में माँ के पैसे बर्बाद करने का क्या फायदा। इतना कहकर अर्चना दुखी होकर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और अर्चना से कहती है, अरे बेटी, मेरी मदद करो। मेरा पोता कई दिनों से घर पर बीमार पड़ा है। मुझे उसके लिए दवाइयाँ खरीदनी है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और न ही कोई मेरी मदद कर रहा है। भगवान के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो बेटी, जिससे मैं अपने पोते के लिए दवाइयाँ खरीद सकूं। चिंता मत करिए अम्मा, आपके पोते को कुछ नहीं होगा, लेकिन इस समय तो मेरे पास आपको देने के लिए बस यही पैसे हैं जो मेरी माँ ने मुझे शीशा खरीदने के लिए दिया था। ये लीजिए अम्मा, शायद इससे आपकी कुछ मदद हो जाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और हाँ, तुम्हें शीशा चाहिए था ना। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत अपनी पोटली में से एक पुराना शीशा बाहर निकालती है और अर्चना को देते हुए कहती है, ये लो बेटी, ये बहुत पुराने समय का शीशा है जो मुझे एक जादूगरनी ने दिया था, लेकिन आज तक मैंने इस शीशे को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन लगता है आज इसका इस्तेमाल एक सही जगह होगा, इसलिए आज से ये शीशा तुम्हारा हुआ बेटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। इतना कहकर अर्चना वो पुराना शीशा अपने घर ले आती है और उसे अच्छे से साफ करके अपने कमरे में लगा देती है। और अगली सुबह अर्चना जैसे ही नहाकर आती है और उस शीशे में अपना चेहरा देखती है, वैसे ही उस शीशे में से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते अर्चना दूध की तरह गोरी और सुंदर दिखने लगती है। और ये सब होता देखकर अर्चना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये कैसा चमत्कार है, मैं अचानक से इतनी सुंदर कैसे दिखने लगी। अर्चना के इतना कहते ही उस जादुई शीशे में से एक आवाज आती है, घबराओ मत अर्चना, मैं एक जादुई शीशा हूँ, इसलिए जब तुमने मुझ में अपना चेहरा देखा तो तुम्हारी मन की सुंदरता तुम्हारे चेहरे पे दिखाई देने लगी, क्योंकि तुम्हारा मन भी तुम्हारे चेहरे की तरह ही साफ और सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई शीशे। माँ इधर आइए माँ, देखिए आपकी बेटी कितनी सुंदर हो गई है। अर्चना की आवाज सुनकर सभी लोग उसके कमरे में आते हैं और अर्चना को इतना सुंदर लगता देखकर शांति कहती है, अरे बेटी, ये क्या, तू अचानक से इतनी सुंदर कैसे हो गई? तेरा रंग तो एकदम दूध की तरह गोरा हो गया। अपनी माँ की ये बात सुनकर अर्चना उन्हें जादुई शीशे के बारे में सारी बातें बता देती है, जिसके बाद शांति कहती है, अच्छा तो ये बात है, इस जादुई शीशे की वजह से तुम्हारी काया एकदम से बदल गई बेटी और तुम इतनी सुंदर दिखने लगी हो। चलो शुक्र है, अब मुझे इसके लिए रिश्ता ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इतना बोलकर कुछ ही दिनों में अर्चना का रिश्ता एक बहुत ही बड़े घर में तय हो जाता है। लेकिन अपनी नंद का रिश्ता इतने बड़े घर में होता देख उसकी भाभी रूपवती को उससे बहुत ही ज्यादा जलन होती है और वो कहती है, अरे उस जादुई शीशे की वजह से उस मनहूस का चेहरा इतना सुंदर हो गया और आज इतने बड़े घर में उसका रिश्ता होने जा रहा है। चलो मैं भी एक बार उस शीशे में अपना चेहरा देखकर देखती हूँ, शायद मैं उस अर्चना से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगूं और फिर शादी में हर किसी की नजर सिर्फ मुझ पर ही होगी। इतना बोलकर शादी वाले दिन अर्चना मंडप में तैयार होकर बैठी होती है। उसी समय रूपवती अर्चना के कमरे में जाकर उस जादुई शीशे में अपना चेहरा देखती है, लेकिन उसके ऐसा करते ही उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा काला और बदसूरत हो जाता है। ये देखकर रूपवती जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सुंदर सा चेहरा अचानक इतना बदसूरत कैसे हो गया? उसी समय उस जादुई शीशे में से एक आवाज आती है, तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि तुम्हारा मन बिल्कुल तुम्हारे चेहरे की तरह ही काला और बदसूरत है।
जो आज तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रहा है, क्योंकि तुमने आज तक बस दूसरों का मजाक उड़ाया है और उन्हें भला बुरा कहा है। इसलिए आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली है और अब तुम्हें जिंदगी भर तुम्हें इसी चेहरे के साथ अपना जीवन गुजारना होगा। उस जादुई शीशे की बात सुनकर रूपवती फूट फूट कर रोने लगती है और जब उसके रोने की आवाज सुनकर सभी लोग अर्चना के कमरे में आते हैं तो वे लोग रूपवती का ऐसा चेहरा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसी समय अर्चना कहती है, अरे भाभी, ये आपके चेहरे को क्या हुआ? कहीं आपने इस जादुई शीशे में अपना चेहरा तो नहीं देख लिया ना? क्योंकि ये जादुई शीशा लोगों के मन के अनुसार ही उसका रंग रूप बदलता है। मैंने कहा था ना बहू, अपने मन में दूसरों के लिए इतनी करवाहट मत भर। आज वही करवाहट और वही कालापन तेरे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आज तक हमेशा अर्चना को कितना बुरा भला कहा और उसके चेहरे को लेकर हमेशा उसका मजाक उड़ाया और शायद आज भगवान ने मुझे उसी की सजा दी है। लेकिन मुझे अब सब समझ में आ गया है माँ जी, इंसान की ऊपरी सुंदरता से ज्यादा उसके मन की सुंदरता मायने रखती है। इसलिए इंसान को कभी भी अपनी ऊपरी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, वरना उसका भी यही अंजाम होता है जो आज मेरा हुआ है। और इस तरह से रूपवती को उसके किए की सजा मिल जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो बड़ी ही धूमधाम से अपनी नंद अर्चना की शादी करती है और उसे खुशी खुशी उसके ससुराल विदा करती है और फिर अपनी सास और पति के साथ अपने उसी चेहरे के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। परी का जादुई घर और जादुई फ्रॉक। एक समय की बात है, रामपुर गांव में सोनाली अपनी छोटी बहन मीना के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी, क्योंकि सोनाली के माता पिता की कुछ साल पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी सोनाली के कंधों पर ही आ जाती है। सोनाली अपनी छोटी बहन मीना का ध्यान रखने और उसकी पढ़ाई लिखाई की वजह से अपना स्कूल बीच में ही छोड़ देती है और अपनी छोटी बहन मीना को गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती है और खुद घर के कामों में लग जाती है। और घर के काम खत्म करने के बाद सोनाली गांव के मुखिया के यहाँ साफ सफाई का काम करने के लिए जाती है, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और वह उन्हीं पैसों से अपने घर का गुजारा करती है। ऐसे ही आज भी। अरे मीना, जल्दी उठ जाओ, सुबह हो गई है, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना और मुझे अपने काम पर भी जाना है, इसलिए तुम जल्दी से उठकर नाश्ता कर लो, मैं अपने काम पर जा रही हूँ। इतना कहकर सोनाली अपने काम पर चली जाती है, लेकिन उसके काम पर पहुंचते ही मुखिया की पत्नी उस पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि मुखिया की पत्नी बहुत ज्यादा घमंडी और मतलबी किस्म की औरत थी और वो हमेशा सोनाली से अपने घर का एक्स्ट्रा काम ही करवाया करती थी। अरे आज फिर तूने आने में इतनी देर कर दी, तुझे पता है ना घर में कितना सारा काम पड़ा है और आज तुझे घर के और भी काम करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आज घर के सारे नौकरों की छुट्टी दे दी है। लेकिन मालकिन, मुझे अपने घर जल्दी जाना होगा, वरना मेरी छोटी बहन के लिए खाना कौन बनाएगा? अरे तेरी बहन का ठेका मैंने नहीं ले रखा है, तुझे काम करना है तो बता, वरना यहाँ से जा। नहीं नहीं मालकिन, मुझे काम से मत निकालिए, मैं आपके सारे काम कर दूंगी। सोनाली मजबूरी में आकर कोकिला के घर का सारा काम करने लगती है और उसे काम करते करते शाम हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। शाम होते ही ठंड भी बढ़ जाती है और सोनाली के पास पहनने के लिए कोई भी गर्म कपड़े नहीं थे, इसलिए वो सारा काम खत्म करके कांपते हुए कोकिला के पास जाती है और कहती है, मालकिन, मैंने सारा घर का काम कर दिया है और अब शाम भी हो गई है, तो क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? अरे हाँ, लेकिन सुन, अगर कल भी तुझे काम पर आने में देर हो गई ना, तो इस बार तुझे पक्का मैं काम से निकाल दूंगी, समझी? नहीं नहीं मालकिन, मैं कल से टाइम से आ जाऊंगी। इतना कहते हुए सोनाली ठंड से कांपती हुई अपने घर जाती है। उसके घर जाते ही मीना उससे कहती है, अरे दीदी, आप आ गई, लेकिन आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? को पता है, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे पता है मेरी प्यारी बहन, लेकिन मैं क्या करती, मालकिन ने आज इतना सारा काम पकड़ा दिया, बस उसी को करते करते देर हो गई। अच्छा, अब मैं जल्दी से तेरे लिए खाना बना देती हूँ, तुझे भूख लगी होगी ना? हाँ दीदी,
मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो ना। इतना कहकर बेचारी सोनाली थकी हारी अपनी बहन के लिए खाना बनाने लगती है और फिर दोनों बहनें एक साथ बैठकर खाना खाती है। लेकिन जब अगली सुबह मीना उठती है तो देखती है कि सोनाली अभी तक सो रही है। ये देखकर मीना कहती है, अरे दीदी क्या हुआ, आज आप इतनी देर से सो रही हो? चलो जल्दी से उठ जाओ, आपको भी तो काम पर जाना होगा ना। मीना की आवाज सुनकर सोनाली कराहते हुए आवाज में कहती है, हाँ मीना, आज तो मुझे भी काम पर जल्दी जाना था, लेकिन क्या करूँ, मुझसे तो खरा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे दीदी क्या हुआ आपको, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? इतना कहकर मीना जैसे ही सोनाली के सर पर हाथ लगाती है वो देखती है कि सोनाली को बहुत तेज बुखार है। अरे दीदी आपको तो सच में बहुत तेज बुखार है, अब मैं क्या करूं? दीदी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए ठंडे पानी की पट्टी लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीना ठंडे पानी की पट्टी लाकर सोनाली के सर पर लगाती है और कहती है, दीदी मुझे माफ करना, आज आपकी इतनी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मुझे स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि आज मेरा एग्जाम है और आज आपको भी काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आज आप घर पे ही आराम करिए। इतना कहकर मीना अपने स्कूल चली जाती है, लेकिन अपनी बहन की तबीयत खराब होने की वजह से मीना का एग्जाम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो जैसे तैसे एग्जाम देकर अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन जब वो घर आती है तो देखती है कि उसकी बहन की तबीयत पहले से और भी ज्यादा खराब हो गई है। ये देखकर वो कहती है, अरे दीदी क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आपका शरीर तो आग की तरह जल रहा है, लगता है आपको ठंड लग गई है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं गाँव के वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर मीना गाँव के वैद्य जी को बुला कर लाती है। जब वैद्य जी सोनाली को देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे मीना बेटा, तुम्हारी बहन को निमोनिया हो गया है ठंड की वजह से, इसलिए तुम्हें अपनी बहन को शहर ले जाना पड़ेगा। वहाँ के डॉक्टर ही तुम्हारी बहन को ठीक कर पाएंगे। लेकिन काका शहर के डॉक्टर तो बहुत पैसे लेते हैं ना? हाँ बेटी, हम गांव के छोटे मोटे वैद्य कम पैसों में भी इलाज कर देते हैं, लेकिन शहर के बड़े बड़े डॉक्टर तो बहुत सारे पैसे लेते हैं दवाई करने के लिए। पर काका मैं दीदी को शहर कैसे लेकर जाऊंगी? हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो ऐसे में दीदी को शहर कैसे ले जा पाऊंगी? बेटी ठंड की वजह से तुम्हारी बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, इसलिए तुम्हें उसे शहर ले जाना ही होगा, वरना इसकी जान भी जा सकती है। इतना बोलकर वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं और मीना अपनी बहन के सीने पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, दीदी ये आपको क्या हो गया? दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी बहन का इलाज कराऊं? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। काश अगर आज माँ और पिताजी जिंदा होते तो वो दीदी का कितने अच्छे से इलाज करवाते। इतना कहकर मीना जोर जोर से रोने लगती है। तभी आसमान से गुजर रही एक परी को मीना के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है, अरे ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज है, मुझे चलकर देखना चाहिए, कहीं ये बच्ची किसी मुसीबत में तो नहीं है। इतना कहकर परी मीना के घर आती है और उससे कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना रो क्यों रही हो और तुम्हारी बहन ऐसे क्यों लेटी हुई है? परी के इतना कहते ही मीना बिना कुछ सोचे समझे परी को सारी बातें बता देती है और कहती है, परी जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए, मेरा इस दुनिया में मेरी दीदी के सिवा कोई नहीं है। मीना तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। इतना बोलकर परी जैसे ही अपनी छड़ी सोनाली के ऊपर घुमाती है वैसे ही सोनाली बिल्कुल ठीक हो जाती है और ये देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे दीदी आप तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ मीना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, अगर आज आप नहीं आती तो पता नहीं क्या होता, मैं कैसे अपनी दीदी को ठीक कर पाती। मीना सोनाली तुम लोग चिंता मत करो, मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और तुम दोनों बहनों का इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए अब तुम दोनों बहनों को और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी इस झोपड़ी को एक जादुई घर में बदल दूंगी और साथ ही
मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक दे रही हूँ, जिसके बाद तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी तुम इस जादुई फ्रॉक से मांग सकती हो और ये फ्रॉक तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। क्या आप सच कह रहे हो परी जी? हमारा ये घर जादुई घर में बदल जाएगा? ये फ्रॉक जादुई है? हाँ बिल्कुल। इतना कहकर सोनाली और मीना परी का धन्यवाद करती है और परी अपनी जादुई शक्तियों से उन लोगों की टूटी फूटी झोपड़ी को एक जादुई घर में बदल देती है और उन्हें एक जादुई फ्रॉक देती है, जिसके अंदर उन दोनों बहनों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। और अब दोनों बहनें खुशी खुशी उस जादुई घर और जादुई फ्रॉक के साथ अपना जिंदगी गुजारने लगते हैं।